आइए स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएच, ईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है। ये कहा जा रहा है कि भारत में अस्पृश्यता की जो परंपरागत अवधारणा है वो किससे संबंधित है। ए पुरुषार्थ से, बी पवित्र तथा अपवित्रता की धारणा से, सी आध्यात्मिक विश्वास से और डी वैदिक हिंदू धर्म से। तो ये जो हमारे यहाँ अस्पृश्यता की धारणा जो संबंधित है वो है पवित्रता तथा अपवित्रता की धारणा से जो है वो जुड़ी हुई है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, दलित इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ये पूछा जा रहा है कि दलित इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ए नीरा देसाई, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी आंद्रे बितई और डी जेम्स मैसे। तो यहाँ पे आप देखिए दलित इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मैसे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर सभी जातियों के लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। यहाँ देखें किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि हिंदुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों पर सभी जातियों के लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। इसका मतलब है कि जाति के आधार पर हम किसी को भी मंदिर, धार्मिक स्थलों पर आने से रोक नहीं सकते। किसमें दिया गया है पूछा जा रहा है। ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25 और डी अनुच्छेद 29। तो किसमें दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। यह अधिकार मिला हुआ अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 में वर्णित प्रावधान जिसे 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, वर्तमान में यह अवधि किस सन तक है। ये कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 में वर्णित प्रावधान जिसे 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, वर्तमान में यह अवधि कहाँ तक है। यहाँ साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि भाई आरक्षण जो प्रति 10 वर्ष बढ़ाया जा रहा था वो वर्तमान में कहाँ तक कब तक के लिए बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन है 2029 तक, बी ऑप्शन है यहाँ पे 2030 तक, सी ऑप्शन है आपका 2028 तक और डी ऑप्शन आपका है 2025 तक। तो ये बढ़ाया गया है 2030 तक। तो ये बी ऑप्शन 54 का क्या लगाएंगे आप, बी ऑप्शन पे सही लगाएंगे। 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है। ए गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तो घोषित किया गया है। बी हरियाणा, पंजाब और पौंडीचेरी। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा, पंजाब और पौंडीचेरी क्या यहाँ घोषित किया गया है। तो यहाँ देखें आप, हरियाणा में भी अनुसूचित जनजाति नहीं है, पंजाब में भी नहीं है और पौंडीचेरी में भी घोषित नहीं किया गया है। बाकी राजस्थान में घोषित किया गया है यहाँ पे सी में। अब यहाँ देखिए केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, तो तमिलनाडु में भी, केरल में भी घोषित किया गया है, महाराष्ट्र में भी घोषित किया गया है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और पौंडीचेरी में जो है अनुसूचित जनजाति की घोषणा नहीं की गई है, या यूँ कह लें कि अनुसूचित जनजाति नहीं है। अगला देखें, अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं हितों की रक्षा हेतु राज्यों में सलाहकार परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए राज्यों में सलाहकार परिषदों एवं पृथक विभागों की स्थापना का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। अब यहाँ देखें अनुच्छेद
339 में, अनुच्छेद 146 में, अनुच्छेद 338 में, और ये कहा जा रहा है कि ए और बी दोनों में। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ए और बी दोनों हो जाएगा उत्तर इसका। 56 का जो उत्तर होगा ए और बी दोनों होगा। अनुच्छेद 339 और अनुच्छेद 146 दोनों में है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा डी यहाँ पर जो है। अगला प्रश्न आप देखें, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण रहा है ये प्रश्न जो है कि भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। ए वर्ष 1975 में, बी वर्ष 1980 में, सी वर्ष 1982 में, डी वर्ष 1985 में। तो ये जो है किया गया था 1980 में। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा 1980। 57 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है आपको 1855 में, बी 1876 में, सी 1850 में, और डी 1849 में। तो ये पारित किया गया था 1850 में। तो सी ऑप्शन आप टिक लगाइएगा 1850। तो 58 का आपका सी उत्तर हो गया। अगला देखें, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया। ए 1955 में, बी 1976 में, सी 1990 में, और डी 1935 में। तो ये बनाया गया 1955 में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 59 का। अगला देखें, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कब कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो 1955 में पारित हुआ था, उसका नाम कब बदल कर जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ए 1975 में, बी 1977 में, सी 1976 में, और डी 1965 में। तो ये कर दिया गया 1976 में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 60 का। अगला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 कब लागू हुआ। तो यहाँ पे देखें, ए 30 जनवरी 1990 को, बी 30 दिसंबर 1990 को, सी 30 जनवरी 1989 को, और 30 दिसंबर 1979 को। तो यहाँ पे कब लागू हुआ ये पूछा जा रहा है जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो यहाँ देखें, ए पे आप टिक लगाइएगा, ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया था, बनके तैयार हुआ था ये जो है 1989 में। अगला प्रश्न आप देखें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ। यहाँ देखिए, ए मार्च 1965 में, बी मार्च 1955 में, सी मार्च 1992 में, और डी मार्च 1960 में। तो कब हुआ ये, तो ये हुआ था मार्च 1992 में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, अस्पृश्यता का प्रचार विधिक रूप से अपराध है। तो भाई ये जो है सही है, विधिक रूप से अपराध है अस्पृश्यता का प्रचार करना। अगला, पूजा स्थलों पर अस्पृश्यता दंडनीय नहीं है। नहीं, ये दंडनीय है, क्योंकि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सबको धार्मिक स्थलों पर अधिकार मिला हुआ जाने का, तो वहाँ छुआछूत का पालन करना जो है दंडनीय है। तो ये बी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही हो जाएगा जो है, बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है, अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु किस गैर सरकारी संगठन ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्य किया। ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु किस गैर सरकारी संगठन ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्य किया है। ए, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ने, बी, समाज कल्याण मंत्रालय ने, सी, जातीय सलाहकार परिषद ने, डी, जातीय शोध संस्थाएं ने या संस्थाओं ने। तो ये किया है भारतीय आदि जाति सेवक संघ ने। तो ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजातीय कल्याण हेतु मंत्री का उपबंध है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में जनजातीय कल्याण हेतु मंत्री का
उपबंध है? ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी उड़ीसा में और डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ देखें तो इन सभी राज्यों में जो है एक मंत्री के उपबंध है, तो डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अगला, अनुसूचित जाति के शब्द को, अनुसूचित जाति के शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। अनुसूचित जाति के शब्द को ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, बी भारत के संविधान में किसी एक अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, सी भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है और डी भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो अनुसूचित जाति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया भारतीय संविधान में। अनुसूचित जाति को तो परिभाषित किया गया है 366 के अंतर्गत अनुच्छेद, लेकिन अनुसूचित जाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समस्या का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समस्या का कारण नहीं है? ए नगरीकरण या औद्योगिकरण, बी यातायात एवं संचार के साधन, सी सामुदायिक विकास योजनाएं और डी ईसाई मिशनरी का प्रभाव ना होना। तो यहाँ पे आप देखिए तो जनजातीय समस्याओं का जो कारण है वो जो है नगरीकरण या औद्योगिकरण भी है, यातायात और संचार के साधन भी हैं, सामुदायिक विकास योजनाएं भी हैं, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव ना होना, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव है समस्या का कारण जो है। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किसने भारतवर्ष में जनजातियों के लिए पृथकीकरण नीति का समर्थन किया? निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के लिए पृथककारी या पृथकीकरण या पृथककारी नीति का समर्थन किया है? ए बेरियर एल्विन ने, बी एफ.जी. बेली ने, सी जी.एस. घुरिये ने और डी श्रीनिवास ने। तो ये किया है बेरियर एल्विन ने। राष्ट्रीय उपवन की बात इन्होंने किया था जो है जनजातियों के लिए, राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उपवन की बात ये करते हैं बेरियर एल्विन जो है। तो ये पृथककारी नीति का समर्थन, पृथककारी नीति का समर्थन पूछ रहा है जो है, तो हाँ बेरियर एल्विन, चलिए ठीक है। अगला देखें आप जो है, बेरियर एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण से किया, क्योंकि भाई बेरियर एल्विन ने पृथकीकरण नीति का समर्थन क्यों किया था? ए आदिम संस्कृति आधुनिक संस्कृति से श्रेष्ठ है, बी संपर्क से आदिम संस्कृति का विघटन होगा, सी संपर्क से प्रभावशाली समूह बन जाएगी, डी संपर्क से हमारी संस्कृति कमज़ोर हो जाएगी। तो यहाँ देखें कि अगर उनका समन्वय होगा, बाहरी जातियों में संपर्क होगा, तो संपर्क से आदिम संस्कृति जो है वो क्या हो जाएगी? विघटित हो जाएगी, उनकी पहचान समाप्त हो जाएगी। इस वजह से इन्होंने पृथकीकरण की नीति का समर्थन किया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कब और कहाँ किया गया? ये कहा जा रहा है कि बहिष्करणी हितकारिणी सभा का गठन जो है किसने किया था? अंबेडकर जी ने किया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि कब और कहाँ किया गया था? ए मुंबई 1922 में, बी गोवा 1924 में, सी मुंबई 1924 में, डी केरल 1917 में। तो ये किया गया था सी मुंबई 1924 में। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, 70 के सी पर टिक लगा लीजिएगा। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसने सन 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित संघ की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित संघ की स्थापना की? महत्वपूर्ण है। ए महात्मा गांधी जी ने, बी डॉक्टर अंबेडकर जी, सी ज्योतिबा फूले जी, डी मदन मोहन मालवीय ने। तो किसने किया था भाई? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो बी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगा लीजिएगा। अगला, भारत में उन जातियों को दलित कहा जाता है जो ए अत्यधिक गरीब हैं, बी शारीरिक श्रम द्वारा आजीविका चलाते हैं, सी परंपरा द्वारा शोषित हैं और डी मानवीय अधिकारों से वंचित हैं। तो उन जातियों को दलित कहा जाता है जो परंपरा द्वारा शोषित हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, एक पुस्तक है ये अनसुलझी जनजातीय समस्याएं, पुस्तक के लेखक कौन हैं? महत्वपूर्ण देखिएगा, अनसुलझी जनजातीय समस्याएं पुस्तक के लेखक कौन है? ए देखें आप, ए बी बर्धन, सी डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी अंद्रे बेतई और डी जेम्स मैरी। तो किसने ये दिया है? तो यहाँ पे आप देखिए पुस्तक के लेखक जो है ए बी बर्धन है, अनसुलझी जनजातीय समस्याएं, ए बी बर्धन। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। अगला, प्रथम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित ढेबर आयोग का गठन कब हुआ था?
महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रथम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित ढेबर आयोग का गठन कब हुआ था? ए 1965 में, बी 1955 में, सी 1992 में और डी 1960 में। तो ये हुआ था 1960 में। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, तो 74 का डी सही हो जाएगा आपका। अगला देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अनुसूचित जनजातियों के लिए सहायता अनुदान की बात करता है? ए अनुच्छेद 276, बी अनुच्छेद 275, सी अनुच्छेद 244 और डी अनुच्छेद 338। तो ये अनुच्छेद 275 है जो सहायता अनुदान की बात करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे 75 का सही हो जाएगा। अगला, दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक है। दलित इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं ए नंदूराम, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी मिचाइल और डी एन.के. बोस। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मिचाइल। कौन है? मिचाइल हैं। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दलित इन इंडिया पुस्तक के लेखक मिचाइल। अगला देखें, अस्पृश्यों की सूची कब बनाई गई? अस्पृश्यों की सूची कब बनाई गई? ए 1935 में, बी 1932 में, सी 1930 में और डी 1936 में। तो ये सूची बनाई गई थी 1935 में। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 77 का। अगला देखें, निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति में कौन सी एक समस्या शैक्षणिक नहीं है? शैक्षणिक समस्या पूछ रहा है यहाँ पे। ए देखें, शैक्षणिक बेकारी, बी धर्म परिवर्तन की समस्या, सी स्वयं की भाषा में शिक्षा न देने की समस्या और डी उनकी वर्तमान शिक्षा के प्रति उदासीनता। तो यहाँ देखें, शैक्षणिक बेकारी ये भी जो है शिक्षा से संबंधित है। स्वयं की भाषा में शिक्षा न दे पाना ये भी समस्या है, ये भी जो है समस्या है शैक्षणिक। ये भी उनकी वर्तमान शिक्षा के प्रति उदासीनता भी एक समस्या है। केवल ये जो है धार्मिक परिवर्तन इससे संबंधित नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय जनजातियों की सामाजिक समस्या नहीं है। ए वेश्यावृत्ति, बी कन्या मूल्य, सी ऋणग्रस्तता और डी बाल विवाह। तो यहाँ देखें, सामाजिक समस्या कौन कौन सी है? तो वेश्यावृत्ति जो है सामाजिक समस्या है, कन्या मूल्य सामाजिक समस्या है, बाल विवाह सामाजिक समस्या है, ऋणग्रस्ता जो है सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक समस्या है। इस वजह से सी ऑप्शन पे आप टिक यहाँ लगा लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय जनजातियों की आर्थिक समस्याएं हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय जनजातियों की आर्थिक समस्याएं हैं। क्या है भाई? ए ऋणग्रस्तता की समस्या, बी वनों से संबंधित समस्या, सी स्थानांतरित कृषि की समस्या और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखें, जो आर्थिक समस्याएं हैं वो ऋणग्रस्तता की समस्या है, कर्जदारी की समस्या है, बी वनों की भी समस्या है, स्थानांतरित कृषि की भी समस्या है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो डी पे आप टिक लगा लीजिएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखें, कास्ट टुडे पुस्तक के लेखक हैं। कास्ट टुडे पुस्तक के लेखक हैं ए फुल्लर, बी प्रोफेसर नंदूराम, सी आई.पी. देसाई और डी मिचाइल। तो यहाँ देखें, 81 का जो उत्तर होगा वो होगा फुल्लर। कास्ट टुडे के लेखक जो कौन है? फुल्लर हैं। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगा लेंगे। अगला, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक हैं ए मदान, बी मजुमदार, सी अमलेंदु गुहा और डी बैरियर एल्विन। तो कौन है? अ ट्राइब इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ देखें, तो बी ऑप्शन सही होगा, मजुमदार। बी मजुमदार ने जो ये पुस्तक लिखी हुई है। अगला देखें आप, वर्तमान में दलित जाति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वर्तमान में दलित जाति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए अत्यधिक गरीब जाति से, बी अनुसूचित जातियां या जनजाति से, बी शूद्र वर्ण की जाति से और डी अनुसूचित जाति से। तो दलित जातियों का जो संबंध है वो संबंध है अनुसूचित जातियों से। तो डी ऑप्शन पे आप यहाँ टिक लगा लेंगे। अगला, निम्नलिखित में से जनजातियों को किसने दरिद्र नारायण कहा है? किसने 2 बार हो गया है? तो एक यहाँ से जो है निकाल दीजिएगा। निम्नलिखित में से जनजातियों को किसने दरिद्र नारायण कहा है? ऑप्शन आपके पास है ए ठक्कर बप्पा, बी स्वामी विवेकानंद, सी एल.पी. विद्यार्थी और डी बैरियर एल्विन। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। अगला देखें,
जनजातियों को आदिम जाति निम्नलिखित में से किसने कहा है? जनजातियों को आदिम जाति निम्नलिखित में से किसने कहा है? ए ठक्कर बप्पा, बी स्वामी विवेकानंद, सी एल विद्यार्थी और डी बेरियर एल्विन। तो किसने कहा है? तो 85 का उत्तर आपका हो जाएगा बेरियर एल्विन ने जो है जनजातियों को आदिम जाति के रूप में व्यक्त किया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, जनजातियों को आदिवासी निम्नलिखित में से किसने कहा है? जनजातियों को आदिवासी निम्नलिखित में से किसने कहा है? आदिवासी की बात की जा रही है यहाँ पे। ए ठक्कर बप्पा, बी स्वामी विवेकानंद, सी एलपी विद्यार्थी, डी बेरियर एल्विन। तो यहाँ पे देखें तो बेरियर एल्विन ने क्या कहा था? आदिम जाति कहा था। विवेकानंद ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था दरिद्र नारायण। और यहाँ पे बचते ठक्कर बप्पा। तो ये जो ठक्कर बप्पा, इन्होंने जो जनजातियों को आदिवासी कहा था, जयपाल का भी नाम आता, जसपाल का भी नाम आता है आदिवासी कहने में। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, जनजातीय समाज को किसने गिरिजन कहकर संबोधित किया? जनजातीय समाज को किसने गिरिजन कहकर संबोधित किया? हरिजन कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। और गिरिजन कहकर किसने संबोधित किया, ये पूछा जा रहा है। ए ठक्कर बप्पा, बी स्वामी विवेकानंद जी, सी एलपी विद्यार्थी और डी बेरियर एल्विन। तो यहाँ देखें एलपी विद्यार्थी ने जो है जनजातियों को क्या कहा? जनजातियों को कहा गिरिजन। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखें, गांधी जी ने अनुसूचित जाति को जो है हरिजन शब्द से संबोधित किया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, किसने जनजाति समाज को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया? किसने जनजाति समाज को पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया? ए बेरियर एल्विन ने, बी एफ जी बेली ने, सी जी एस घुरिये ने और डी श्रीनिवास ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जी एस घुरिये। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, जाति या जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाया जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। ए आंशिक सहयोग करके, बी सीमित सात्मीकरण करके, सी पूर्ण सात्मीकरण करके और डी पूर्ण विरोध करके। तो ये मुख्य धारा में लाया जा सकता है सीमित सात्मीकरण करके। क्या करके? सीमित सात्मीकरण करके। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विचारक ने जनजातियों के पूर्ण सात्मीकरण पर जोर दिया था? निम्नलिखित में से किस विचारक ने जनजातियों के पूर्ण सात्मीकरण पर जोर दिया था? पृथकीकरण पर जोर दिया था बेरियर एल्विन ने। ये यहाँ पूछा जा रहा है कि जनजातियों के पूर्ण सात्मीकरण पर किसने जोर दिया था? ए बेरियर एल्विन ने, बी डॉक्टर अंबेडकर ने, सी मिचाइल ने और डी जी एस घुरिये ने। तो यहाँ देखिए 90 का क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, जी एस घुरिये ने। पूर्ण सात्मीकरण की बात कौन करता है? जी एस घुरिये करते हैं कि भाई मिला देना चाहिए इनको जो है समाज के अंतर्गत। अगला देखें, 91वां प्रश्न हमारा है, कल्चरल चेंज इन द ट्राइब्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। कल्चरल चेंज इन द ट्राइब्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ए महात्मा गांधी, बी एलपी विद्यार्थी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी राधा कृष्णन। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो पुस्तक लिखी गई है एलपी विद्यार्थी के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुस्तक के लेखक हैं। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। ए एन के बोस, बी जी एस घुरिये, सी बेरियर एल्विन और डी ठक्कर बप्पा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये सही उत्तर है, जी एस घुरिये महत्वपूर्ण है। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुस्तक के लेखक हैं जी एस घुरिये। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, बी ऑप्शन को आप ब्लॉक करिएगा। अगला देखें, किसने कहा जब जनजाति का क्षेत्रीय अर्थ समाप्त हो जाता है तब वह जाति में बदल जाती हैं? किसने कहा जब जनजाति का क्षेत्रीय अर्थ समाप्त हो जाता है तो वह जाति में बदल जाती हैं? ए मैक्स वेबर, बी इमाइल दुर्खिम, सी मजुमदार और डी ए आर देसाई। तो ये जो कथन है वो कथन है मैक्स वेबर का। तो 93 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो ए को लॉक कर लीजिएगा आप, जो है ए को सही लगाइएगा। अगला, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया है? बोल हो गया यहाँ पे, इसको आप क्या लिखेंगे? बल लिखेंगे, बल दिया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, बी अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज संगठन पर, सी अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर, संगठन पर पढ़िएगा,
और डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, जो है इस पे जो अम्बेडकर जी ने विशेष बल दिया है। अगला देखिए, भारतीय जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्या है। निम्नलिखित में से भारतीय जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्या है। ए तीव्र सामाजिक परिवर्तन, बी शोषण, सी विवाह विच्छेद और डी पिछड़ापन। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे जो प्रमुख समस्या है वो है पिछड़ापन की। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, प्रारंभ में शूद्रों को अस्पृश्य नहीं समझा जाता था, ये कथन है। ये कहा जा रहा है कि प्रारंभ में शूद्रों को अस्पृश्य नहीं समझा जाता था, ये कथन है। ए सत्य, बी असत्य, सी विवादपूर्ण और डी संदेहपूर्ण। तो ये बिल्कुल ही सत्य है, पहले अछूत नहीं समझा जाता था। तो ये ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। अगला, जाति एवं जनजाति दोनों परिस्थिति समूह हैं। जाति एवं जनजाति दोनों परिस्थिति समूह है, किसने कहा था? ए वेरियर एल्बिन, बी ए आर देसाई, सी मैक्स वेबर और डी मजुमदार एवं मदान। महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए किसने कहा था? मैक्स वेबर ने। ये कहते हैं कि जाति एक परिस्थिति समूह है, ये कहते हैं जनजाति एक परिस्थिति समूह है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। अगला देखें, जनजाति के लोग हिंदू नहीं बल्कि आत्मवादी या जीववादी हैं। किसने कहा? जनजाति के लोग जो है हिंदू नहीं बल्कि आत्मवादी हैं और जीववादी हैं। ए श्रीनिवास, बी हट्टन एवं बेली, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ये बात कहा है हट्टन और बेली ने। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा। तो 98 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखें, जनजातीय विकास। ये कहा जा रहा है कि जनजातियाँ विकसित जनजातियों का परिवर्तित वर्ग हैं। ये कहा जा रहा है कि जनजातियाँ कह दिया हमने, जातियाँ विकसित जनजातियों का परिवर्तित वर्ग है। फिर से सुन लें, जातियाँ विकसित जनजातियों का परिवर्तित वर्ग है। ये कथन किसका है? ए आई पी देसाई, बी ठक्कर बप्पा, सी इमाइल दुर्खिम और डी केतकर। तो ये कथन है केतकर का। तो डी पे आप टिक लगाइएगा। केतकर ने कहा था कि जातियाँ विकसित जनजातियों का परिवर्तित वर्ग है। अगला, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में उपबंध का विषय संबंधित है। किससे संबंधित है? ए 5वीं अनुसूची से, बी 6वीं अनुसूची से, सी 7वीं अनुसूची से और डी 4वीं अनुसूची से। तो ये संबंधित है 5वीं अनुसूची से। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे जो है उत्तर यहाँ उपलब्ध करवाए गए इन प्रश्नों के। तो यहाँ से आप उत्तर जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा आपको, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपके लिए उपयोगी साबित होगा ये। जय हिंद, जय भारत।